Hey guys, hi everyone. Good afternoon, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. सबका स्वागत है in lecture number 4 of this regular batch for May and September 2025. Income tax chapter number 1, introduction to income tax हम लोगों ने start कर दिया है. And we are into computation of tax liability, which is one of the most interesting portion of this chapter. तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे with a quick recap of what we did into the preceding session. हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या किया और उसके बाद दोस्तों वी आर गोना सॉल्व आउट सम रियली गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन पर करे हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम डिकोड करने वाले हैं. यूनस, निकिता, उज्जवल, सब बच्चों का स्वागत है. लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर डिले नहीं करेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. कल हम लोगों ने किया था रेट्स ऑफ टैक्स अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, जिसे ओल्ड रिजाइम के नाम से भी जाना जाता है. उस रिजाइम में तीन अलग अलग स्लैब रेट हैं. स्लैब रेट नंबर 1 which is for a resident individual man or woman who is of the age of 60 years or more but up to 79 years at any time during the previous year, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन. क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन. ऑलराइट. एंड इसमें एक और पॉइंट था कि अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल अटेन्स द एज ऑफ 60 इयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, तो क्या उसे भी सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा? द आंसर इज यस. उनके लिए स्लैब रेट क्या थी गाइस? द स्लैब रेट फॉर सीनियर सिटीजन इज अप टू 3 लाख रुपीज नेल. 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%. उसके बाद हम लोग पहुंचे थे फॉर अ सुपर सीनियर सिटीजन. This is a quick recap of what we did into the preceding session before I actually take you on with today's session. For a resident individual, man or woman, who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year, with the same point that if you attain the age of 80 years on the first day of April 2025, that is the first day of the assessment year, आपको भी super senior citizen माना जाएगा. पहले 5 लाख रुपए मार्च, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख रुपए 30%. उसके बाद हम लोग पहुंचे गाइस, उसके बाद हम लोग पहुंचे फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट अप टू 59 इयर्स, नॉन रेसिडेंट नो एज लिमिट, क्योंकि नॉन रेसिडेंट पहली दो कैटेगरी में नहीं आता है. इंडिविजुअल आता है पहली इंडिविजुअल. रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 से लेकर 79 कैटेगरी नंबर 1. रेसिडेंट इंडिविजुअल 80 एंड अबव कैटेगरी नंबर 2. एंड थर्ड कैटेगरी में कौन आता है दोस्तों? थर्ड कैटेगरी में आता है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स अप टू 59 इयर्स एंड नॉन रेसिडेंट विद नो एज लिमिट. कोई एज लिमिट नहीं है. प्लस HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%. नॉन रेसिडेंट irrespective of the age, they will be allowed only the benefit of the third slab rate. और फिर हम लोगों ने सीखा था दोस्तों कि हाउ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन द टैक्स रिजाइम अंडर 115 BAC, द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजाइम. तो ऑप्शनल टैक्स रिजाइम और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम के बीच में हमने कंपैरिजन करना सीखा था. और उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है, उसके बाद यू विल हैव टू डिसाइड व्हिच वन टू फॉलो. फिर आया था लास्ट पॉइंट दोस्तों, स्विचिंग फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC टू ऑप्शनल टैक्स रिजाइम. आपका ये माना जाता है कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, व्हाट यू वुड बी फॉलोइंग. हाउएवर यू कैन शिफ्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम टू द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम. अब बात ये आती है, कैन वी कीप ऑन स्विचिंग? क्या हम जंप कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज एंड व्हेन वी विश? द आंसर टू व्हिच इज यस एंड नो बोथ. करें यस कैसे? अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, if you do not have income from PGBP, तो आप कभी भी डिफॉल्ट से ओल्ड से डिफॉल्ट में जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपकी इनकम PGBP इनकम से है, इफ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आप डिफॉल्ट रिजाइम से ओल्ड रिजाइम में एक बार जा सकते हैं. यू कैन कंटिन्यू टू फॉलो ओल्ड रिजाइम एज लॉन्ग एज यू विश, और एक बार वापस आ सकते हैं, एक बार जाकर एक बार वापस आ सकते हैं दोस्तों. And after that वापस आने के बाद you will be compulsorily required to follow the default tax regime as long as आपका बिजनेस चल रहा है. इसके बाद एक छोटा सा theoretical topic भी किया था गाइस हम लोगों ने, and that छोटा सा theoretical topic was previous year for undisclosed income.
अगर आपने कोई काला धन छुपा रखा है और सरकार ने उसे पकड़ दिया, डिटेक्ट कर लिया, then the previous year will be the year in which such income is detected. अब उस अनडिस्क्लोज इनकम पर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट यू नीड टू अप्लाई? सर बेसिक रेट ऑफ टैक्स इज 60%, उसके बाद मैंडेटरी सरचार्ज आता है @ 25%, एंड देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी एंड सरचार्ज. तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज इनकम इज 78%. इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना है? 78% है. All right, guys. So this was a quick recap of what we did into the preceding session. हमारे साथ आज कुछ नए बच्चे जुड़े हैं. मैं उन सारे नए बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज का अब से सेशन में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी तक मैं रिवाइज करवा रहा था ऑफ द प्रीसीडिंग सेशन. अब आज मैं कंटिन्यू करूंगा विद अ न्यू टॉपिक, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट craziest topic that you will understand in the entire chapter number 1, और बहुत ही मजा आने वाला है. अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखिए गाइस, अस्त्र शस्त्र तैयार रखिए, कॉपी पेन्स एंड कैलकुलेटर्स आउट. We will start solving out questions as soon as we start studying the first provision. Incomes which are taxable, incomes which are taxable at a specific rate, irrespective of the fact whether the assessee is following the old rates of taxes or the default tax regime under section 115 BAC. तो there are certain incomes जिन पर एक specific rate of tax ही लगता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप old regime फॉलो कर रहे हैं या आप default tax regime फॉलो कर रहे हैं. मतलब सर उन पर स्लैब रेट नहीं लगता, आप ये कहना चाहते हैं? करेक्ट. They are taxable at a specific rate. They do not fall in the category of slab rate. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लॉटरी. अगर आपने कोई लॉटरी खेली और आपने लॉटरी जीत गए, लॉटरी जीतने पर आपको 2 लाख रुपए मिले, तो 2 लाख रुपए पर आपको 30% फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है. आप ऐसे नहीं बोल सकते 2 लाख रुपए आपने जीते हैं तो पहले 2.5 लाख रुपए तो माफ होते हैं, या एज द केस में भी पहले 3 लाख रुपए तो माफ होते हैं. तो देयर आर स्पेसिफिक रेट्स on specific incomes, and irrespective of the regime being followed, आपको वो ही रेट लगानी पड़ेगी. इनमें से कुछ पॉइंट्स आएंगे ऐसे दोस्तों जो रिस्पेक्टिव चैप्टर में डिटेल में कवर अप होंगे. तो यहां मैं उन्हें डिटेल में समझाऊंगा नहीं, लेकिन उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखाऊंगा. जैसे कि पहला वाला पॉइंट आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स under section 112 on unlisted shares or shares of a private company by non-resident assessee. तो अब ये सर अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 क्या होता है, ये नहीं सिखा रहा हूं यहां. मैं आज ये सिखा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 पर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स बीइंग मेड एप्लीकेबल. ऑलराइट. अब क्योंकि इसमें आया था गाइस फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू अमेंडमेंट, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट कब पेश किया था इस बार? द फाइनल बजट गाइस which was presented on the 23rd of July 2024. बजट कब पेश किया गया था दोस्तों? The budget was presented on the 23rd July 2024. तो उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो चुके हैं अभी तक, जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कर लिए हैं अभी तक अप टू 22 जुलाई 2024, उन पर लगेगा 10% रेट ऑफ टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस. अब गाइस इधर ध्यान से देखिएगा, सर ये क्या होता है इंडेक्सेशन, ये क्या होता है फॉरेंसी करेंसी फ्लक्चुएशंस, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं. बिल्कुल सही. और आज के सेशन में आप आखिरी बार सुन रहे हो, क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाला हूं. खैर छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे के टॉपिक में दूंगा, इसलिए डू नॉट वरी अबाउट इट. इंडेक्सेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, मैं 5 मिनट में वो आपको समझाऊंगा. लेकिन अभी समझिए, द रेट ऑफ टैक्स इज 10% इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वर रियलाइज्ड on or before the 22nd of July 2024. सरकार ने इस रेट को बढ़ा दिया
सरकार ने इस रेट को बढ़ा दिया दोस्तों, और सरकार ने कहा 23 जुलाई से अगर आपने उसके बाद में बेचा है, देन द रेट ऑफ टैक्स दैट विल बी अप्लाइड विल बी 12.5%। रेट ऑफ टैक्स दैट विल बी अप्लाइड विल बी 12.5%। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जानते हैं गाइस, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं सिनेरियो नंबर 1 का। अब लेट्स से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं अंडर सेक्शन 112 ऑन लिस्टेड शेयर्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट असेसी। अब भाई साहब ने 2 बार शेयर्स में गेन किया। इधर ध्यान से देखिएगा, पहला आपको जो गेन हुए वो हुए लेट्स से ऑन द 11th ऑफ मे 2024 ऑफ अ वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीस, और दूसरी बार आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए ऑन द 28th ऑफ अक्टूबर 2024 of a value of 3 lakh rupees. Now in this scenario we will have to remember this important date which is 23rd July. Okay guys, 23rd July से पहले वाला which is the 11/5/2024, जब आपको 2 लाख रुपीस का गेन हुआ था तो इस पर कितना टैक्स लगेगा? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट विल बी अप्लाइड ऑन दिस? यहां पर टैक्स रेट कितना लगेगा? इट विल बी 10%। कितना लगेगा? 10%। तो 2 लाख का 10% निकल कर आता है 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज एंड 28 अक्टूबर 2024 3 लाख का कितना परसेंट लगेगा? 12.5% लगेगा, क्योंकि ये 23rd जुलाई या उसके बाद का है। तो 3 लाख इंटू 12.5% निकल कर आता है 37.5 के। 37.5 के अगर आप टोटल करें तो इन दोनों पर जो टैक्स निकल कर आएगा दैट विल बी 57.5 के। मैं एक बार साइड में हट जाता हूं। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इनटू द चैट बॉक्स द बेटर इट वुड बी। समझ में मेरे को आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलराइट गाइस, जरा जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे द बेटर इट वुड बी। ज्यादा अभी जो हमारे साथ चैट बॉक्स में बात कर रहे हैं वो उज्जवल और यूनस हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो चैट बॉक्स में हमारे से बातचीत कर सकते हैं। यू गाइज आर ऑल्सो अलाउड टू रेज योर हैंड जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर। ओके, चलो जी लेट्स गेट गोइंग। तो पहला वाला क्लियर हुआ। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं ऑन अनलिस्टेड शेयर्स या फिर शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट असेसी, then 10% without indexation and foreign currency fluctuation। ये कौन सी तारीख तक का था? 22 जुलाई। मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 22 जुलाई 2024 के बीच में आपने अपने अनलिस्टेड शेयर्स बेचे और बेचकर फायदा हुआ एंड यू आर अ नॉन रेसिडेंट असेसी, देन इन दैट केस उस पर 10% लगेगा। और अगर 23rd के बाद हुआ, 23rd जुलाई या उसके बाद हुआ, देन इन दैट केस 12.5% will be levied. All right guys, now moving on. Long term capital gains under section 112 on assets other than those mentioned in one above, जो कैटेगरी नंबर 1 में नहीं आते हैं, जो कैटेगरी नंबर 1 में नहीं आते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी नंबर 1 में नहीं आते, कैटेगरी नंबर 1 में बड़े स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स या शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए एंड दैट टू हेल्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट असेसी। अगर रेसिडेंट असेसी हुआ तो क्या होगा? सही बात है, अगर दोस्तों अगर शेयर्स की जगह ज्वेलरी हुई, प्रॉपर्टी हुआ, लैंड हुआ, पेंटिंग्स हुई, तो क्या होगा? देन इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेकंड कैटेगरी, which is more important guys, which is very more important, very much important guys। अब इधर देखिएगा एवरीबडी, long term capital gains under section 112 on assets other than those mentioned in one above, long term capital gains realized up to 22nd July 2024 20% with indexation। अब मैं यहां पर छोटा सा एक इंडेक्सेशन का वो देता हूं, एग्जांपल देता हूं, और उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। लेट्स से दोस्तों आई हैव अ डॉटर हु इज अबाउट टू टर्न 4 years इन अ मंथ और सो। अब मैं उसको बोलता हूं मायरा 4 साल की हो है कह रहे हाँ पापा। तो
मैंने कहा इतनी टिंगी से हो आप, तो छोटी सी। पापा की हाइट देखो, पापा देखो कितने बड़े हैं, आप तो इतने छोटे से हो। तो कहते ओ लंबू पापा, आप 35 साल के हो, यू आर 35 years एंड आई एम जस्ट 4 years। इज दैट अ वैलिड कंपैरिजन? क्या एक ये वैलिड कंपैरिजन है? हाउ कैन यू कंपेयर माई हाइट विद योर हाइट? बिकॉज आप जब 4 साल के थे तो इतने लंबे नहीं थे जितने आप अभी हो। तो comparing a height of 4 years with a height of 35 years, is that a valid comparison? The answer to which is no. वो क्या कहेगी, पापा जिस हिसाब से मेरी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से आप मेरी इनकम, आप मेरी हाइट को 35 इयर्स की हाइट तक लाओ एंड देन ट्राई टू कंपेयर ना। अगर मैं 35 साल की हूं और आप भी 35 साल के हो तो एक वैलिड कंपैरिजन होगा। How can you compare a 4-year-old with a 35-year-old in comparison to height? वैसे ही सरकार ने दोस्तों एक प्रोसेस लेकर आया, इधर ध्यान से देखिएगा, कि अगर आपने एक बिल्डिंग परचेज करी इन द ईयर 2003-4, लेट्स से फॉर अ वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीस, आपने 10 लाख रुपए की 2003-4 में एक बिल्डिंग खरीदी थी। अब in the year 2024-25, which is the relevant year for us, in the previous year 2024-25, आपने इस बिल्डिंग को बेचा, सोल्ड किया फॉर अ वैल्यू ऑफ लेट्स से 90 लाख रुपीस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये सही होगा कहना कि 10 लाख रुपए का हमने खरीदा और 90 लाख रुपए का बेचा तो हमारे को 80 लाख रुपीस का फायदा हुआ? 90 लाख की सेल वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए, तो 80 लाख रुपीस के मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकल कर आए। क्या ये कहना सही होगा? द आंसर टू विच इज नो। राठी जी कैसी बातें कर रहे हो? हाउ कैन यू कंपेयर अ प्राइस ऑफ 2003-4 with the price of 2024-25? This is absolutely incorrect. तो इन दिस सिनेरियो सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है अब कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि राठी जी ने आफ्टर ऑल अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है। तो इन दैट सिनेरियो द गवर्नमेंट हैज गिवन अस द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, जहां पर हम अपनी कॉस्ट को विद अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, जो आप चैप्टर नंबर 6 कैपिटल गेन चैप्टर में सीखेंगे, इस कॉस्ट को बढ़ाएंगे। इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे? इंडेक्स करेंगे, इंडेक्सेशन। और इंडेक्सेशन करने के बाद, इंडेक्सेशन प्रोसेस करने के बाद दोस्तों, ये आपकी कॉस्ट को बोला जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये 10 लाख की कॉस्ट लेट्स से बढ़ने के बाद ये हो गई आपकी 10 लाख की कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेट्स से हो गई 65 लाख। कितने की हो गई? 65 लाख। नाउ आपकी ये वैल्यू 65 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आपकी सेल वैल्यू में से माइनस होगा। दिस विल बी रिड्यूस फ्रॉम द सेल वैल्यू, और माइनस करने के बाद 65 लाख माइनस करने के बाद आपका बचेगा 25 लाख। दैट विल बी द एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकल कर आएंगे। मैं साइड हट जाता हूं सो दैट एक बार आप लोगों को क्लियरली नजर आए। मैं साइड हट जाता हूं सो दैट आप लोगों को एक बार ये क्लियरली नजर आए। ऑलराइट, अब सरकार ये ना, जो मैंने अभी प्रोसेस किया है, ये अभी तक चलता हुआ आ रहा था 22 जुलाई 2024 तक। यही प्रोविजन था 22 जुलाई 2024 तक, जब मैं रात को बिस्तर पे सोया, यही प्रोविजन था। 23 जुलाई जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में आई और उन्होंने अपना बजट पेश किया, तो शी प्रपोज्ड अ चेंज। और उन्होंने क्या कहा कि जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स लगाते थे, 20% टैक्स लगाते थे, मतलब वो क्या कह रही थी कि अगर आपने ऐसे प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी बेचने के बाद, इधर ध्यान से देखिएगा, आपके जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकले एज इन दिस सिनेरियो इज 25 लाख, जो मेरे एग्जांपल में 25 लाख है, इस पर 20% रेट ऑफ टैक्स लगेगा। कितना लगेगा गाइस? 20% रेट ऑफ टैक्स शैल बी लिवाइड। इधर देखिएगा,
अगर ये ट्रांजैक्शन कब हुआ, ऑन और बिफोर 22 जुलाई 2024। ध्यान से देखना, पूरी कहानी सुना रहा हूं गाइस। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से निकलेंगे उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका आपका टैक्स जो अमाउंट निकल कर आता है दैट इज 5 लाख रुपीज, 25 लाख का 20%। अब उन्होंने दोस्तों ऑन 23 जुलाई जब पेश किया अपना बजट 2024, ध्यान से सुनिएगा गाइस, उन्होंने क्या कहा, we propose to reduce the tax liability of 20% to 12.5%। तो जोर से तालियां बजी। कितना कि 20% से अब इसे घटाकर कितना कर देंगे, 12.5%। तो भाई टैक्स कम देना पड़ेगा। और धीरे से बोला, बट विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं देंगे, इंडेक्सेशन नो। अब दोस्तों मतलब उन्होंने क्या प्रपोज करने की कोशिश करी, ध्यान से देखिएगा गाइस, कि जो आपकी सेल वैल्यू है 90 लाख, उसमें से आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस होगा, जितने का आपने खरीदा था 10 लाख, और 10 लाख के बाद जितने आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बचे 80 लाख के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बचे 80 लाख के, इस पर 12.5% ही लगा दिया जाए, 12.5% लगा दिया जाए। मतलब 80 लाख का 12.5% देखें तो 10 लाख रुपए टैक्स निकल कर आता है। लोग तालियां बजाते ऐसे हो गए, अटक गए बीच में, कह रहे क्या बोले ताई ये क्या बोल दिया आपने। और दोस्तों इसके खिलाफ काफी बवाल हुआ पार्लियामेंट में। सरकार ने भी देखा कि ये जो हम प्रोविजन लाने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इट इज लीडिंग टू हार्डशिप ऑन द असेसी। तो सरकार ने इसमें अमेंडमेंट लाया, जो प्रपोज किया था उस प्रपोजल को थोड़ा सा बदलाव किया। और उन्होंने क्या कहा कि 23 जुलाई और ऑनवर्ड्स गाइस, इट विल बी 12.5%। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। इट विल बी 12.5% ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ध्यान से देखिएगा, 12.5% ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विदाउट इंडेक्सेशन, और ऑप्शन दे दिया पुराना वाला 20% ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू यू, मतलब विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा। सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने कहा भाई हमारी जनता जनार्दन बड़ी नाराज हो रही है, तो सरकार ने अब ऑप्शन दे दिया, नाउ इट इज अ बेनिफिशियल स्कीम फॉर अस। सरकार ने कहा भाई साहब, इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, अगर आपका 12.5% वाले से निकालिए, 20% वाले से निकालिए, दोनों में से जो बेनिफिशियल हो दैट इज व्हाट यू विल बी अलाउड टू फॉलो। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रियलाइज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। तो हम फाइनली कौन सा फॉलो करेंगे गाइस, 10 लाख देना चाहोगे या 5 लाख सरकार को? सर हम तो कुछ भी नहीं देना चाहते, लेकिन अब जो भी देना पड़ेगा सो देंगे। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ये देखिए, assume long-term capital gains under section 112 on assets other than one above if question is mentioned, if nothing is mentioned in the question। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, सिर्फ ये लिखा है
ये नहीं लिखा कि वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, ये नहीं लिखा कि वो लैंड है, बिल्डिंग है, ज्वेलरी है। तो फॉर द पर्पस इन दिस चैप्टर वी विल अज्यूम कि वो सेकंड कैटेगरी में आता है। वो कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों? इस वाली कैटेगरी में आता है। So can we say the listed shares held by resident and non-resident will fall in category 2? No, it will fall in category 3. ये this is 3 यार, ये 3, ये 4, ये 5 and ये 6. It will fall in this category. It will fall in category number 3. आ जाओ भाई, जो आप पूछना चाह रहे हैं भाई, उज्जवल बेटा। तो क्या पहले दो सिनेरियोस क्लियर हुए? पहले दो सिनेरियोस क्लियर हुए। सबसे पहला, long term capital gains under section 112 on listed or unlisted shares or shares of a private company by non-resident assessee on or before 22nd July 2024, on or before 22nd July 2024, 10% without indexation and currency fluctuation, 23rd July onwards 12.5% without indexation and currency fluctuation. इस पर भी मैंने एग्जांपल बनाया था। नेक्स्ट, long-term capital gains under section 112 other than what has been shared in point number 1. यहां पर पहले क्या था? on or before 22nd July 2024, 20% with indexation, and long-term capital gains on or after 23rd July 2024 सरकार ने beneficial कर दिया for the assessees 12.5% without indexation or 20% with indexation, whichever is lower. दोनों में से जो भी lower होगा, 12.5% without indexation और 20% with indexation, whichever is lower, दोनों में से जो भी कम होगा, that is what you will be allowed to follow. All right. Now guys, coming on to the third scenario, I will also give you time to write it down, so do not worry about it. हम साथ साथ लिखेंगे भी। मैं ये थर्ड पॉइंट करवा दूं, उसके बाद 2 मिनट दूंगा लिखने के लिए गाइस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A। अब मेरे को पता है कि आपको ये नहीं पता कि ये 112A क्या होता है। मैं आपको बस छोटा हिंट दे देता हूं। डिटेल डिस्कशन इज गोना फॉलो इन चैप्टर नंबर 6, कैपिटल गेन्स चैप्टर। 112A इज बेसिकली जब आप सेल करते हैं शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आप सेल आउट करते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 112A की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं गाइस? 112A की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A अबव 1,25,000, 1,25,000 रुपए की इसमें छूट है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए की हुआ करती थी एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023। हाउएवर गाइस, फाइनेंस एक्ट 2024 में इस लिमिट को 1 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? 1,25,000 कर दिया है। लेकिन इसमें फिर अमेंडमेंट आई, और अमेंडमेंट क्या आई गाइस कि 22 जुलाई 2024 तक अगर आपने शेयर्स को बेचा है तो 10% लगेगा, और अगर 23 जुलाई या उसके बाद बेचा है तो 12.5% लगेगा। अब मैं इसका भी एग्जांपल लेता हूं गाइस। लेट्स से मैं आपका होस्ट दोस्त राठी, मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A। कितना? 112A। केस नंबर वन 4 लाख रुपए के, केस नंबर 1 4 लाख रुपए के अर्नड ऑन, जो मैंने अर्न करे लेट्स से 15/6/2024, 15/6/2024। तो इन दिस केस में कौन सी कैटेगरी में आता हूं? ए या बी? सर आप ए कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रियलाइज्ड अप टू 22 जुलाई 2024 है। आपने तो 15 जून को रियलाइज कर लिए थे। तो आउट ऑफ 4 लाख रुपीज आई एम अलाउड टू रिड्यूस 1,25,000। मेरे को 1,25,000 रुपए माइनस करना अलाउड है, और मैंने 4 लाख में से 1,25,000 रुपए माइनस करे तो निकल कर आया 2,75,000 रुपीज।
और उस पर मेरा कितना टैक्स लगेगा गाइस? 10% टैक्स लगेगा, विच विल कम आउट टू बी 27,500। तो जो 1,25,000 रुपए की लिमिट है, वो लिमिट कौन से सेक्शन में है? 1,25,000 की लिमिट कौन से सेक्शन में है? 112A में है। तो वी विल हैव टू रिमेंबर दिस सेक्शंस गाइस। ये जो सेक्शन है ना 112A, आप आगे देखेंगे 111A, 111A, फोर्थ वाला पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम में बार बार आते हैं गाइस, बार बार। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस केसेस को धीरे धीरे ट्रिकी बनाते जाऊंगा। ओके, नाउ केस नंबर 2 गाइस, केस नंबर 2, मेरे अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए अंडर सेक्शन 112A of 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए on 28th of December 2024। अब क्या ये 23rd जुलाई के बाद के हैं? हाँ जी सर, इसमें से भी 1,25,000 की छूट है। जी हाँ, 1,25,000 रुपए की छूट है, 1,25,000 की छूट है, नो डाउट अबाउट। बचा कितना? बचा कितना गए? 3,75,000। बचा कितना? 3,75,000 रुपीज। और 3,75,000 का आप कितना परसेंट लगाने वाले हैं गाइस? यू गोना डिवाइड 12.5%। आप इस पे 12.5% लगाएंगे, 12.5% लगाएंगे। तो 3,75,000 का आप इंटू 12.5% लगाइए, 46,875। 46,875 is the tax liability that you will have to pay in the second scenario, in the second case. Everyone clear about it? Every one of you guys clear about this point? Easy point था। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कैपिटल गेन्स आपके 112A में 23 तारीख से पहले वाले हों और कुछ हो सकता है 23 तारीख के बाद वाले हों, तो क्या दोनों के लिए एक 25 लाख, 25 की छूट मिलेगी? देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट ऑल्सो ना। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा? तो सरकार ने उस पर बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे दी है कि भाई साहब ये जो 1,25,000 रुपए की लिमिट है, दैट इज इन एग्रीगेट ऑफ ए एंड बी। मतलब if you have some capital gains on or before the 22nd July and then you have some capital gains shares, तो आपने पहले भी बेचे, बाद में भी बेचे, on or after 23rd July 2024, so in that case you will not be allowed separate limit of 1,25,000 for the income before, on or before 22nd July and separate 125. No, that is not allowed. Total आपको 125 allowed है, टोटल आपको 125 अलाउड है। अब बात यह आती है कि सर एक केस बनाइए, एक केस बनाइए, केस नंबर 3। आपको अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए अंडर सेक्शन 112A, जो आपको 80,000 रुपीज के, ध्यान से देखिएगा राठी जी, 80,000 रुपीज के हुए ऑन 17th of June 2024 एंड आपको 90,000 रुपीज के हुए, 90,000 रुपीज के हुए ऑन 4th of February 2025. So sir, we can apply on one or we will divide. उज्जवल वैसा सा ही क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने। अब आपको पता है कि 1,25,000 रुपए की छूट मिलेगी, 1,25,000 रुपीज की आपको, 1,25,000 की आपको छूट मिलेगी। और आपको यह भी पता है कि 80,000 वाले पर, ध्यान से देखिएगा, 80,000 वाले पर आपका यहां पर 10% रेट ऑफ टैक्स है और 90,000 वाले पर आपका यहां पर 12.5% रेट ऑफ टैक्स है, यह भी पता है। एंड वी हैव एन एग्जेम्पशन लिमिट, हमारे पास जो एक एग्जेम्पशन लिमिट है, एक एग्जेम्पशन लिमिट है जो कि हम माइनस कर सकते हैं, दैट इज गाइस 1,25,000, 1,25,000 रुपए। अब बात यह आती है कि हमें 1,25,000 रुपए माइनस करने हैं, लेकिन 80 और 90 मिलाकर 170 में से 1,25 माइनस करना है। लेकिन पहले किस में से माइनस करें, कौन सी वाली इनकम में से पहले माइनस करें, ये पॉइंट आता है जिस पर अभी तक
हमारा सरकार द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो इसमें दो सिनेरियोस बन सकते हैं गाइस। एक तो वो ये कहेंगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आपकी 1,25,000 रुपए की लिमिट है, सिनेरियो नंबर 1 के सिनेरियो नंबर 1। अब इधर ध्यान से देखिएगा, वो क्या बोलेंगे, आउट ऑफ 1,25,000 जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ आप उसको पहले यूज करिए, जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ है वो पहले लिमिट को यूज करेगा। तो यहां पर आपने 80,000 रुपीज की लिमिट यूज कर ली, तो 80,000 में से 80,000 गया, तो ये आपका खत्म हो गया। दूसरा, अब आपकी लिमिट कितनी बची, 1,25,000 में से 80,000 यूज हो गया, तो आपकी लिमिट कितने की बची, 45,000 की। टोटल लिमिट अंडर सेक्शन 112A is total limit under section 112A is 1,25,000, करेक्ट एवरीबॉडी। उसमें से आपके 80,000 रुपए के कैपिटल गेन्स हुए, 80,000 रुपए के कैपिटल गेन्स हुए ऑन 17/6/2024 जब रेट ऑफ टैक्स 10% था, और 90,000 के हुए ऑन द 4th of February 2025 जब रेट ऑफ टैक्स 12.5% था। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, हमने 1,25,000 को सिस्टमैटिकली सेट ऑफ किया, जहां पर जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ उसने लिमिट को पहले यूज किया। तो 80,000 का ट्रांजैक्शन पहले हुआ तो 80,000 यूज हो गया, आउट ऑफ 1,25,000 अगर 80,000 यूज हो गया तो 45,000 बची, लिमिट बची। मैंने 90 में से 45,000 माइनस किया तो बचा 45,000, एंड 45,000 का 12.5% निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 45,000 इंटू 12.5%, 5,625। ये मेरे को ज्यादा लॉजिकल लगता है, लेकिन हमारे देश की जनता दोस्तों ऐसे भी बोल सकती है दोस्तों, सिनेरियो नंबर 2। और जनता क्या बोल सकती है भाई कि 1,25,000 यूज करना है। अब हम अपने हिसाब से यूज करेंगे ना, एंड वी विल यूज इट इन अ मैनर विच इज मोर बेनिफिशियल टू अस, वी विल यूज इट इन अ मैनर विच इज मोर बेनिफिशियल टू अस। आपने कहा है कि भाई ये आप यूज करो, तो 90,000 में से, क्योंकि आपको पता है कि 23 जुलाई के बाद, 23 जुलाई के बाद आपका रेट ऑफ टैक्स हायर रेट ऑफ टैक्स है, तो वी विल फर्स्ट सेट ऑफ 1,25,000 फ्रॉम द इनकम जो कि 23 जुलाई के बाद हुई है। तो हम सेकंड सिनेरियो में आउट ऑफ 1,25,000 90,000 यहां यूज करेंगे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। अब out of 1,25,000 if 90,000 has been used for income which was earned on 4th February 2025, बचा कितना, 35,000। तो 80,000 में से आपने 35,000 माइनस किया, तो आपका कितना बचा गाइस, 45,000। कितना बचा, 45,000। और 45,000 पर कौन सी रेट ऑफ टैक्स लगेगी, इट विल बी 10%, 4,500। So tax in scenario number 2 is lesser as compared to scenario number 1, but there can be both the cases in such scenario. तो मैं अभी जब तक हम चैप्टर नंबर 6 पर पहुंचेंगे, आई एम अज्यूमिंग कि वी विल हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट कि भाई साहब इस 1,25,000 को कैसे इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, मगर अब क्या क्लैरिटी हुई कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A will be liable to tax at the rate 10% on the incomes that have been earned on or before 22nd July, 12.5% on or after 23rd July. However, there is a limit of 1,25,000 which can be utilized. 1,25,000 की लिमिट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीआई से भी टैक्स की बुक्स नहीं आई है बेटा। आईसीआई ने अभी तक टिल डेट, आज 15 नवंबर है, आईसीआई ने अभी तक कैपिटल गेन्स चैप्टर, जिसका मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ये मैंने बेयर एक्ट से पढ़कर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर अभी तक इंस्टीट्यूट ने अपने पोर्टल पर भी नहीं डाली है। तो जैसी आएगी, इसी वजह से मेरी भी इनकम टैक्स बुक्स जो प्रिंट हो जाना चाहिए थी, अभी तक किसी भी एजुकेटर की नहीं हुई होगी, बट आई गारंटी द मोमेंट इंस्टीट्यूट हमारी बुक्स लेकर आती है,
मैं विद इन 3 to 4 days उसे प्रिंटिंग में डाल दूंगा. आई वर्क 24 hours ऑन द बुक. 24 घंटे बुक पर काम करता हूं. तो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इंप्रूविंग माई बुक इन सच अ फैशन कि जब भी बच्चा मेरी बुक को पढ़े और एग्जाम हॉल में जाए तो वो पक्का क्लियर कर कर आए. नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A. STCG under section 111A, short term capital gains under section 111A. This is also very important guys. इसमें भी अमेंडमेंट देखना, सारे पॉइंट में अमेंडमेंट डाल रखिए. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, सब में अमेंडमेंट है गाइस. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रियलाइज्ड अप टू 22 जुलाई 2024 15%, और 23 जुलाई 2024 से 20%. तो आपको एग्जाम हॉल में गाइस द डेट इज गोना बी द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, because without knowing the date you will not be able to apply the rate of tax that should be applied on the income. तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं अंडर सेक्शन 111A, तो दोस्तों वो 15% लगेगा अगर वो कैपिटल गेन्स 22 जुलाई तक हो गए थे, और 20% लगेगा अगर 23 जुलाई या उसके बाद है. इस पर भी क्वेश्चन, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन गाइस. सो रेस्ट अश्योर्ड अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. आ जाओ भाई. अभी तक वैसे पढ़ते पढ़ते वी हैव स्पेंड मोर देन 40 मिनट्स. 40 मिनट से पढ़ रहे हो आप लोग मेरे साथ, एंड आई होप यू गाइस डिड नॉट रियलाइज दैट. हाँ जी, इधर देखिएगा. मिस्टर जी दोस्तों, इनकी इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से STCG अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 111A up to 22 July 2024, लेट्स से 1,35,000 रुपए आफ्टर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 1,65,000. तो ये बहुत आसान है गाइस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं. पहले वाले पर जितना है उस पर 15% है, और उसके बाद जितना है उस पर 20%. पहला वाला जितना है उस पर 15%, दूसरे वाले पे 20%. दैट्स इट. तो 1,30,000, यहां पर कोई लिमिट नहीं है तो कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है. 1,35,000 का 15% निकल कर आता है 20,000, 20,250, और दूसरा वाला निकल कर आता है 1,65,000 का 1,65,000 का 20% 33,000. यहां कोई लिमिट नहीं है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता. वो तो बस डेट देखनी है. डेट 22 जुलाई या उससे पहले का है तो 15%, 23 जुलाई या उसके बाद का है तो 33%. एज सिंपल एज इट कैन गेट. ऑलराइट गाइस, नाउ कम्स सर, फिर कौन सी और इनकम्स हैं जिन पर स्पेशल रेट लगता है, तो वो पढ़ा देता हूं. एंड देन आई विल कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस, लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम, जैसे कि बेटिंग, गैम्बलिंग. सर गैम्बलिंग वगैरह लीगल वाली, जो आप इलीगल करते हैं वो तो फिर आपकी अनडिस्क्लोज इनकम, या इलीगल करते हैं दोस्तों उस पर हायर रेट ऑफ टैक्स लगेगा. ये लॉटरी वो है जो सरकार द्वारा अलाउड है, आपने लॉटरी टिकट वहां से खरीदी है. ऑलराइट. एंड नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग. अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, आप लोग देखते हैं इतने सारे ऑनलाइन गेमिंग होते हैं, ड्रीम 11, ये सब क्या है? ऑनलाइन गेमिंग है. तो इन दैट सिनेरियो गाइस, वो ऑनलाइन रमी खेल रहे हैं, पोकर खेल रहे हैं, आप लोग देखते हैं ना पोकरबाजी. हाँ जी गाइस, तो इन दैट केस द रेट ऑफ टैक्स दैट इज एप्लीकेबल इज 30% इन बोथ द सिनेरियोस. तो इफ यू हैव लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम या नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, the rate of tax, a flat rate of 30% shall be levied. तो अगर आपकी लॉटरी इनकम 200 रुपए की भी होती है तो आपको 30% उसका टैक्स देना ही पड़ेगा. उसमें किसी भी तरीके की कोई भी छूट नहीं होती. ऑलराइट गाइस, नाउ गाइस, सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी देता हूं
कि सर बहुत सारी इनकम है और बहुत सारे हमारे रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं, तो 30% सेम है तो अलग अलग सेक्शन क्यों? क्योंकि नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस, 3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसको इसीलिए अलग सेक्शन में डाला गया है उज्जवल बेटा। अब इधर ध्यान से देखिएगा, आप अगर बात करें आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम, उसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी। ऑलराइट गाइस, इन तीनों पर कौन सी रेट ऑफ टैक्स लगती है गाइस? इन तीनों पर स्लैब रेट लगती है। कौन सी लगती है? स्लैब रेट, जो आप लोग पिछले सेशंस में सीख कर आए। स्लैब रेट 2 रिजाइम में होती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। नाउ कमिंग ऑन टू कैपिटल गेन्स चैप्टर, सबसे ज्यादा जो दंगे करता है ना वो कैपिटल गेन्स चैप्टर ही करता है, क्योंकि कैपिटल गेन्स चैप्टर में दोस्तों आपकी अलग अलग रेट्स ऑफ टैक्सेस लाए गए हैं। अब इधर देखिएगा, कैपिटल गेन्स चैप्टर में आपके 2 तरीके से कैपिटल गेन्स हो सकते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 2 ही हिस्सों में बांटा गया है, एक होता है 112 वाला और एक होता है 112A वाला। कौन सा? 112 और 112A। मैं जब नॉर्मली 112 लिख रहा हूं गाइस, तो ये वाला समझिएगा। 112 में भी 2 पॉइंट्स थे गाइस हमारी टेबल में, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ये देखिए, इधर भी 112 लिखा गया था, इधर भी 112 लिखा गया था, ये और इधर भी 112। तो मैं फॉर द पर्पस ऑफ द टेबल दैट आई एम प्रिपेयरिंग, मैं सेकंड वाला 112 काउंट कर रहा हूं, ओके? क्योंकि वो ही ज्यादातर आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो इधर देखिएगा गाइस, तो आपका 112 आया और 112A आया। 112 पर कितना रेट ऑफ टैक्स है? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स सर? इट इज, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर अप टू 22nd जुलाई 2024, 20% with indexation from 23rd जुलाई। आप लोग भी दोस्तों जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे द बेटर इट वुड बी। 23rd जुलाई दोस्तों क्या करा सरकार ने? इसमें वो 2 ऑप्शन दिए थे, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% with indexation whichever is lower। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, 112A पर पहुंचे। 112A और 112A में दोस्तों सरकार ने फिर वही 2 डेट्स डाल दी। इसमें भी अमेंडमेंट आया गाइस। इसमें क्या अमेंडमेंट आया ध्यान से देखेंगे, अप टू 22nd जुलाई 2024 कितना परसेंट रेट ऑफ टैक्स है? 10%। फ्रॉम 23rd जुलाई 2024 इट इज 12.5%। लेकिन इन दोनों में दोस्तों एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 1,25,000 दोनों का मिलाकर। ऑलराइट गाइस, ये अभी देखा तो मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख रहा हूं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी। नाउ मूविंग ऑन, कैपिटल गेन्स में अब जो दूसरा हिस्सा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एक आता है दोस्तों 111A वाला। 111A होता है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, जो कि 12 महीने से कम के लिए हेल्ड है। कितने महीने से कम के लिए? 12 महीने से कम के लिए हेल्ड है।
उन्हें शॉर्ट टर्म बोलते हैं, कम ही वक्त के लिए होल्ड किया, तो उनके लिए अगेन आपके 2 पॉइंट्स आते हैं गाइस। अगेन यू हैव 2 पॉइंट्स 22 जुलाई तक, फिर लिख देता हूं गाइस, अप टू 22 जुलाई 2024 15%, फ्रॉम 23 जुलाई 2024 20%. All right guys, now moving on. इसके अलावा लेट्स से अगर आपने बिल्डिंग बेची और बिल्डिंग जल्दी खरीद के जल्दी बेच दी, तो अदर, ध्यान से देखिएगा, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो कि 111A में नहीं आते। ज्वेलरी खरीदी थी 1 महीने पहले, आज बेच दी, तो उसमें बोलते हैं अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एंड अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आर लायबल टू टैक्स एट स्लैब रेट। ये स्लैब रेट पर ही लगता है। तो ऊपर वाली जो स्लैब रेट थी ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, वो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में भी आएगी। ये पूरा चार्ट बनाने का पर्पस ये था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो 2 ही सेक्शन में आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो 2 ही सेक्शन में आते हैं, 112 और 112A, जिनका पूरा स्पेसिफिक रेट में ही आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो स्पेसिफिक रेट वाला है वो 111A वाला है, जहां पर 15% और 20% है। If we earn any short-term capital gains which is other than 111A, then it will be liable to tax according to slab rate. वो slab rate के हिसाब से applicable किया जाएगा। क्या समझ में आया गाइस? एंड लास्ट आता है दोस्तों आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में गाइस आपकी लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग, इन पर कितना है गाइस? फ्लैट 30%। इसमें बैटरी नहीं, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, ये सब 30%, वो लॉटरी का ही एक हिस्सा है। इन पर फ्लैट कितना है? 30%। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या सिर्फ लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग ही आता है? नहीं। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला, आपको कोई बैंक में आपने एफडी करवाई, इंटरेस्ट मिला, आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, डिविडेंड मिला, तो अदर इनकम जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो अदर इनकम इस पे क्या लगता है गाइस? स्लैब रेट। इस पे क्या लगता है? स्लैब रेट। And that is why I consider this to be one of the most interesting points. And we are not done yet, guys. अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। We are not done yet. अभी अपन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट करने वाले हैं, guys. And a concept like never before. एक ऐसा कंसेप्ट जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सीखा होगा, guys. लेकिन आज मैं आप लोगों को मदद करने वाला हूं। तो रिवाइज कर लेते हैं, guys. The rates of tax applicable to different incomes that we earn. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी वाली स्लैब रेट में जाती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 अप टू 22 जुलाई 20% विद इंडेक्सेशन, फ्रॉम 23 जुलाई 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, व्हिचएवर इज लोअर। 112A में 22 जुलाई 2024 तक हो तो 10%, 23 जुलाई से है तो 12.5%। However, there is an aggregate exemption limit of 1,25,000 in this scenario. Short-term capital gains under section 111A 22 जुलाई तक है तो 15%, 23 जुलाई से है तो 20%. Other short-term capital gains slab rate, lottery, online gaming पर 30%, other income slab rate. All right, guys. अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने अब आप लोगों को हर एक हेड की इनकम बता दी है और हर एक हेड का रेट ऑफ टैक्स बता दिया है। आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस क्वेश्चन विद मी, एंड आई वुड आल्सो वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि मैं जब आपको अगला क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग वो खुद से ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, देन वी विल गो ऑन टू द नोट्स एंड वहां पर जो क्वेश्चन है उसे साथ में सॉल्व आउट करेंगे। आ जाओ भाई। मिस्टर एक्स
aged 35 years, resident of India, जो कि कहते हैं कि मैं 115 BAC, मतलब मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करूंगा. ऑलराइट, ही विल फॉलो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. ओके, ही हैज इनकम, इधर ध्यान से देखिएगा, पीजीबीपी से 1,80,000 की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A अर्नड ऑन, डेट डालनी पड़ेगी तभी आप लोग वो रेट निकाल पाएंगे, अर्नड ऑन 20th of August 2024, 4 लाख रुपीस. इन्हें डिविडेंड इनकम भी मिली, डिविडेंड 15,000 रुपीस की. एंड ही ऑल्सो हैज लॉटरी भी है 50,000 रुपए का. ऑलराइट गाइस, तो कैन यू गाइस टोटल इट अप फॉर मी? टोटल इनकम कितनी निकल कर आती है गाइस? टोटल इनकम निकल कर आती है 180 प्लस 4 लाख रुपीस प्लस 15,000 प्लस 50,000 रुपए, 6,45,000. 6,45,000. अब इन दैट सिनेरियो 580 645, थोड़ी सी इनकम और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी तक रिबेट का पॉइंट नहीं करवाया है ना, तो मैं चाहता नहीं हूं कि अभी आज रिबेट का पॉइंट आए. इसे 5 लाख कर रहा हूं तो ये 745 हो जाएगा. रिबेट मिलती है अगर इनकम 7 लाख रुपए तक की हो तो. हाँ जी, तो अब 7,45,000 कर दिया मैंने. अब इधर ध्यान से देखिएगा, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एज मच एज पॉसिबल. आप लोग मुझे बताइए रेट ऑफ टैक्स कौन कौन सी एप्लीकेबल होगी. सर पीजीबीपी पे तो स्लैब रेट में जाता है, करेक्ट. शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A 20 अगस्त को, 20th अगस्त इज ऑल्सो माई बर्थडे डेट गाइस, तो 20 अगस्त को अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं तो इन दैट केस the rate of tax that will be applicable will be 20%. सेकेंड सिनेरियो में डिविडेंड से स्लैब रेट में आता है, एंड लॉटरी आपका 30% की कैटेगरी में आता है. लॉटरी आपका 30% की कैटेगरी में आता है. अ क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स लॉटरी गाइस, अगर क्वेश्चन में लॉटरी है तो ना दाएं देखो ना बाएं देखो, जब आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना हो तो यू विल ऑलवेज कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन लॉटरी फर्स्ट. ऐसा क्यों होगा वो अभी 2 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा. ऐसा क्यों मैंने बोला वो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. लेकिन आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू हेल्प मी आउट. एवरीवन गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपकी यहां पर टैक्स लायबिलिटी निकाल रहा हूं, टैक्स लायबिलिटी, तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, सबसे पहले अपन लॉटरी पर टैक्स निकालेंगे गाइस. 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, उसका 30%, 15,000 रुपए तो ये टैक्स आएगा ही आएगा. ऑलराइट, तो हमने लॉटरी का कर दिया तो मैं उस पर टिक मार रहा हूं. इसके बाद कौन सी इनकम उठाएंगे? इसके बाद आप वो वाली इनकम उठाएंगे जिन पर स्लैब रेट लगता है, जैसे कि पीजीबीपी एंड डिविडेंड. अच्छा, जो स्लैब रेट मिलता है दोस्तों, जैसे 115 बीएसई में पहले 3 लाख रुपए माफ होते हैं, तो क्या वो हर इनकम के लिए पहले 3-3 लाख रुपए माफ होंगे? द आंसर इज नो, ऑफ कोर्स नॉट. तो आपकी पीजीबीपी इनकम 180 है और डिविडेंड 15,000 है, तो 180 प्लस 15,000 रुपए निकल कर आता है 1,95,000. तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, तो नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स ऑन पीजीबीपी प्लस डिविडेंड. पीजीबीपी प्लस डिविडेंड, यहां पर आपका पीजीबीपी आया 1.8 लाख रुपीस, डिविडेंड आपका कितना आया? डिविडेंड आया आपका 15,000 रुपए, तो टोटल निकल कर आता है 1.95 लाख रुपीस. एंड 1.95 लाख रुपीस पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स? इट विल बी जीरो. टैक्स जीरो हो जाएगा. व्हाई विल द टैक्स बी जीरो? बिकॉज फर्स्ट 3 लाख रुपीस एग्जेम्प्ट होते हैं, पहले 3 लाख रुपए माफ होते हैं. एंड नाउ कम्स द न्यू पॉइंट कि अगर आप एक, ध्यान से सुनना,
अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं जिनकी जिनकी दोस्तों फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूज नहीं हो पाती है पूरी, व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट basic exemption limit in this scenario guys for a person opting for default tax regime is 3 lakh rupees. First basic exemption limit is that limit, first basic exemption limit is that limit जहां तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, उसे बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जिसमें से यू कुड ओनली यूटिलाइज पीजीबीपी 180 एंड 15,000 का डिविडेंड, तो आपका 1,95,000 यूटिलाइज हो गया, तो आपका अनयूज्ड लिमिट कितनी बची है, अनयूज्ड लिमिट है 1,05,000 रुपए, अनयूज्ड लिमिट कितनी है गाइस, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपीज। अब बात यह आती है, कैन दिस 1,05,000 रुपीज, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, कैन दिस 1,05,000 रुपीज बी सेट ऑफ, क्या उसे यूटिलाइज किया जा सकता है from short term capital gains under section 111A? The answer to which is yes. आप ये वाली यहां पर यूज कर सकते हो, दिस इज व्हाट यू कैन यूज। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा गाइस, यहां पर अब जब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A निकालेंगे, 111A, तो उसमें आप 5 लाख रुपए में से जितनी आपकी अनयूज्ड लिमिट है 1,05,000 रुपीज, वो आप माइनस करेंगे, बचेगा 3,95,000, और उसका आप 20% निकालेंगे, विच विल कम आउट टू बी 79,000 रुपीज। टोटल टैक्स अब आपका कितना निकल कर आया, 94,000, and now you will add health and education cess at the rate 4%। अब यहां आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे तो 94,000 का 4% निकल कर आता है 37,3760 एंड प्लस इक्वल्स टू 97,760। मजा आया? एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियरली नजर आए पूरा का पूरा। हाँ जी गाइस, नाउ गाइस, मैंने कहा था एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। सर पहले एग्जांपल्स का एक बार फुल स्क्रीन दिखा दो तो व्हाट वी कैन टेक फोटो, सो दैट वी कैन टेक फोटो। अब आप लोगों ने ले लिया होगा, आ जाओ भाई, अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आ जाओ भाई। मिस्टर वाई, aged 55 years, resident, following the old regime, क्या फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड रिजाइन फॉलो कर रहे हैं। इनकी कुछ इनकम देता हूं दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है ऑफ लेट्स से 2,10,000 रुपीज की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन 112 है दोस्तों, अर्नड ऑन 15th April 2024, ले लेते हैं 1,70,000 की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, earned on 20th of June 2024, ये है 1,60,000 रुपीज की। एंड देन अगेन यू हैव लॉटरी गाइस, लॉटरी है आपकी 40,000 रुपीज की।
टोटल इनकम निकालिए गाइस। मैं 3 मिनट दूंगा गाइस आप लोगों को करने के लिए। 2,10,000 प्लस 170 प्लस 160 प्लस 40,000, 5,80,000 रुपीज की इनकी इनकम आती है। 5,80,000 रुपीज की इनकी इनकम आती है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, फटाफट करिए गाइस। किया गाइस। उज्जवल का आ रहा है 70,720, यूनुस का आ रहा है 64,480। एनीवन हैविंग एनी अदर आंसर गाइस? हमारे साथ जो बच्चे हैं क्या उनका कोई और आंसर आ रहा है? निकिता, उत्सव, कम ऑन गाइस, आ जाओ भाई। इधर देखिएगा एवरीबडी एवरीबडी नाउ। सबसे पहले गाइस ऑलवेज फाइनलाइज द रेट ऑफ टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी पर कौन सा लगता है सर? हाउस प्रॉपर्टी पे स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अर्नड ऑन 15/4/2024, सर ये 20% वाला है और हम मान रहे हैं कि इसमें हमने इंडेक्सेशन कर दिया होगा पहले। ये फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अर्नड ऑन अंडर सेक्शन 111A ऑन 20/6/2024, ये 15% वाला। एंड लास्ट लॉटरी, लॉटरी दोस्तों आपका आता है फ्लैट 30% वाला, फ्लैट 30% वाला।
ऑलराइट गाइस, अब मैंने हमेशा क्या बोला है, इफ यू हैव लॉटरी इन द क्वेश्चन यू विल ऑलवेज सॉल्व आउट लॉटरी फर्स्ट। तो लॉटरी पर गाइस, लॉटरी पर दोस्तों 40,000 इंटू 30%, 12,000 रुपए। नेक्स्ट फिर स्लैब रेट वाला हाउस प्रॉपर्टी पर नील। वाई? अगर आप ध्यान से देखो गाइस, हाउस प्रॉपर्टी आपकी स्लैब रेट वाली आती है। एंड फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 55 इयर्स है, उसकी फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की होगी? 2.5 लाख की होगी। तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। तो आउट ऑफ 2.5 लाख, 2.1 लाख हैज बीन यूटिलाइज्ड। कितना बचा गाइस? 40,000 रुपए बचा, 40,000 बचा। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला जीरो हो गया। अब जो 40,000 रुपए का बचा है, 40,000 बचा है, दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोथ। द आंसर इज यस, वो दोनों में से सेट ऑफ हो सकता है, बट हम किस में से सेट ऑफ करेंगे? आप लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हो। अब दोनों की रेट ऑफ टैक्स अलग अलग है, एक का 20, एक का 15%। तो आप किस में से सेट ऑफ करेंगे? इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम विच हैज हायर रेट ऑफ टैक्स। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 जो है, जिस पर 20% लग रहा है, तो उसमें से 1.7 लाख में से यू विल रिड्यूस 40,000, बचेगा 1.3 लाख रुपीज, उसका 20%, 1,30,000 इंटू 0.2, 26,000 रुपीज। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, उस पर आप 1.6 लाख रुपीज पर आप 15% लगाएंगे, 24,000। 26 प्लस 24, 50 प्लस 12, 62,000। और यहां पर ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC@4%। तो 62,000 का इंटू 4% निकल कर आता है 24,2480। तो यहां पर प्लस इक्वल्स टू 64,480। हाँ जी गाइस, 64,480। मैंने रेट गलत लगा दिया था। ओह अच्छा गाइस, नाउ कम्स द ट्विस्ट पॉइंट, एंड दैट ट्विस्ट पॉइंट इज कि ये जो बेनिफिट है ना ऑफ यूटिलाइजिंग द अनयूज्ड लिमिट, अगर इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर दूं कि रेसिडेंट की जगह मैं यहां पर नॉन रेसिडेंट कर दूं, अगर रेसिडेंट की जगह यहां पर मैं नॉन रेसिडेंट कर दूं, तो जो आपकी अनयूज्ड लिमिट है 40,000 की, जो आप लॉन्ग टर्म से यहां पर सेट ऑफ किया, दैट विल नॉट बी अलाउड। Non-resident is not allowed the benefit of the balance basic exemption limit। जो बैलेंस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो नॉन रेसिडेंट को अलाउ नहीं करी जाती टू अवेल। तो इन दैट केस अगर अपन यही क्वेश्चन गाइस नॉन रेसिडेंट के हिसाब से करें, नॉन रेसिडेंट के हिसाब से करें, एनआर के हिसाब से करें, तो आपका सबसे पहले इधर देखिएगा गाइस, नॉन रेसिडेंट के हिसाब से लॉटरी पर कोई चेंज नहीं होगा, 12,000 30%। हाउस प्रॉपर्टी नील। हाउस प्रॉपर्टी जो कि स्लैब रेट वाली आती है, तो 2.5 लाख तक वहां यूज करना अलाउड है। लेकिन जो 40,000 बची वो आप लॉन्ग टर्म में से यूज नहीं कर सकते। तो अब 1,70,000 का 20% डायरेक्टली लगेगा, तो निकल कर आया 34,000, और ये वाला निकल कर आया 24,000। तो अब टोटल करिए 12,000 प्लस 34,000 प्लस 24,000, निकल कर आता है 70,000 रुपीज, 70,000 रुपए। और उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाइए 2,800, निकल कर आता है 72,800। कितना निकल कर आता है? 72,800। और राइट गाइस, एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं सो दैट आप लोग इसे क्लियरली देख सके। ओके
सर वो रेट वाला एग्जांपल एक बार दिखा दो। रेट वाला जो मैंने वो लिस्ट बनाई थी, ये लिस्ट, ये लो भाई, ये लिस्ट की बात कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली आप। ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। डेट्स, द रेट्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। इंपॉर्टेंट नोट, साइड हो जाऊं? ये लो, वैसे तो कटना नहीं चाहिए। ये लो, एक बार साइड हो गया। आ जाओ भाई। इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट exemption of 2.5 lakh, 3 lakh or 5 lakh as the case may be shall be given for incomes chargeable under slab rate, and balance exemption if any shall be given to long term under section 112 or 112 or short term under section 111 in a manner which is more beneficial to the assessee. It should be set off in a manner जिससे assessee का rate, इस assessee की tax liability कम से कम आए. Non-residents shall not avail the benefit of balance exemption. Non-residents को balance exemption का कोई भी benefit नहीं मिलेगा. Lottery income, casual income and net winnings from online gaming is taxable at a flat rate of 30% without any exemption for resident as well as non-residents. चाहे resident हो या non-residents हो guys, उनके लिए 30% ही rate of tax है. All right guys, moving on guys. Question number 14 कहते हैं compute the tax liability of Mr. Anirudh, aged 35 years, resident of India, from the following information: house property income 2,40,000, short term capital gains earned under section 111A, earned on 23rd 11/2024. आने ही वाली है दोस्तों ये तारीख। हाँ जी गाइस, 5 लाख का, इस पर कितना परसेंट लगता है गाइस? 23rd 11/2024 को है 20%, 23rd जुलाई के बाद का है तो 20% लगेगा। लॉटरी 5,000, इस पर आपका फ्लैट 30% लगता है। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 20,000, ये डिडक्शन आप दोस्तों किस में से माइनस करेंगे? डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस करेंगे। डिडक्शंस आर रिड्यूस, डिडक्शंस आप माइनस करते हैं उन इनकम में से जिन पर स्लैब रेट लगती है। तो डिडक्शंस आप 30%, 20,000 आप माइनस करेंगे फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डिडक्शंस आपको अलाउड होती है only in case of 100, only in case of old regime. If you opt out of the default tax regime, 20,000 रुपए आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन ओनली अलाउड, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, allowed deduction in old regime only, old regime only, old regime में ही अलाउड है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम बोथ द टैक्स रिजाइम्स। ओहो, दोनों टैक्स रिजाइम से टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है। एंड देन दे विल आल्सो आस्क यू, ध्यान से सुनिएगा, टू एडवाइस, अनिरुद्ध को एडवाइस भी करने बोलेंगे। करने के लिए तैयार गाइस? आ जाओ भाई एवरीवन। सबसे पहला दोस्तों, अपन हमेशा जब क्वेश्चन में दोनों रिजाइम बोलेगा तो ऑलवेज फॉलो द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फर्स्ट। बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज दैट। ओके गाइस, अगर 115 BAC फॉलो कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। सबसे पहले दोस्तों लॉटरी पे तो आपको पता ही है गाइस, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है 5,000 रुपए, इसका 30% निकल कर आता है 1,500 रुपए।
उसके बाद स्लैब रेट वाली इनकम। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, हाउस प्रॉपर्टी की फॉर द पर्पज ऑफ 115 बीएससी की आपको डिडक्शन अलाउ करी जाएगी। विल यू बी अलाउड डिडक्शन? द आंसर इज नो, यू विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन। आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं क्रॉस इन 115 बीएससी, 115 बीएससी में अलाउड नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपकी फिर कितनी रही? 2,40,000 रुपीज रही। एंड क्या ये 2,40,000 रुपीज पर कोई भी टैक्स दिया जाएगा? विल एनी अमाउंट ऑफ टैक्स बी पेड ऑन 240? द आंसर इज नो, निल। इस पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा क्योंकि 115 बीएससी में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की होती है? द फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए की होती है फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नाउ अब आते हैं गाइस ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। अब आपकी इनकम कितने की है? आपकी इनकम है 5 लाख रुपए की, लेकिन क्या आपकी फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में कुछ भी अमाउंट बचा है? क्या कोई अमाउंट बचा है? फटाफट बताइए। द आंसर टू विच इज यस। आपकी 3 लाख रुपए की लिमिट थी जिसमें से आपने सिर्फ 240 यूज किया था, 2.4 लाख रुपीज यूज किया था, तो अभी भी आपका 60,000 रुपीज अनयूज्ड है। तो 5 लाख में से आप 60,000 माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 4,40,000 रुपीज। उसका 20% रेट ऑफ टैक्स लगाना है, तो 440 का 20% निकल कर आता है 88,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई 89,500, और इसमें ऐड करेंगे आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 89,500 इसका 4% निकालते हैं 3580 प्लस इक्वल्स टू 93,080, 93,080। Everyone clear about it? अब अपन चलते हैं गाइस, अब अपन चलते हैं अकॉर्डिंग टू गाइस एवरीवन द ओल्ड रिजाइन। लॉटरी पर दोस्तों देयर विल बी नो टैक्स, मतलब देयर विल बी नो चेंज, सॉरी। लॉटरी पर आपका वही 1,500 रुपए निकल कर आएगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब दोस्तों क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपकी 2,40,000 है या 220 है? ध्यान से देखना, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपकी वैसे 2.4 लाख की थी, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए की अब डिडक्शन मिल जाएगी। ये डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C या 80D जो भी था। कौन सा था दोस्तों? 80D। अब यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं गाइस। ये आपने यहां पर ले ली डिडक्शन 80C वाली, 80C वाली, तो आपका बचा 2,20,000, और 2,20,000 पर टैक्स कितना होगा? निल। वाई निल? क्योंकि पहले 2.5 लाख रुपए तो माफ होते हैं ओल्ड रिजाइम में, क्योंकि ये नॉन सीनियर सिटीजन है। आपकी फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की होगी गाइस? इट विल बी 2.5 लाख रुपीज, जिसमें से आपका 2.2 लाख रुपीज यूज हो गया है। तो अभी आपका कितना बचा है? 30,000 का बचा है, 30,000 का बचा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट गाइस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 111A गाइस 5 लाख के थे, उसमें से 30,000 माइनस हुआ, बचा 4,70,000, उसका 20%। हाँ जी गाइस, 4,70,000 इसका 0.2, 94,000 प्लस 1,500, 95,500, 95,500 add health and education cess at the rate 4%, at the rate 4% guys, 3820 plus equals to
95500 plus 3820 99,320 99,320. Everyone clear about it? Everyone clear about it, guys? ये देखिए, पहला वाला आंसर आया आपका 93,080. हमारा क्या आ रहा था गाइस? 93,080. अब नेक्स्ट दूसरे वाले में 99,000, ध्यान से देखिएगा, 99,320, 99,320. एंड फाइनली एडवाइस जो देंगे हम कि भाई साहब it is better to opt for the default tax regime, as the tax liability according to the default tax regime is lower than the tax liability according to the optional tax regime. Clear guys? Everyone? अभी इसी क्वेश्चन में आगे बोला है guys, in reference to question number 14, what shall be the tax liability if Mr. Anirudh is a non-resident and he wishes to opt for the default tax regime? अच्छा, अनिरुद्ध नॉन रेसिडेंट है और वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करना चाहते हैं. गाइस आसान है, लॉटरी पर वही 1,500 रुपए ही रहेगा. लॉटरी पर तो कोई चेंज होता नहीं है, उस पर 30% ही लगता है. हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि पहले 3 लाख रुपए वहां तक भी माफ है. However, the balance 60,000 था, बैलेंस 60,000 रुपीज बचा था जो हम लोगों ने पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A से माइनस किया था, वो अब आपका यूटिलाइज नहीं किया जाएगा फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. अब जितने भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है अंडर सेक्शन 111 है, उस पर फ्लैट 20% लगेगा एंड योर फाइनल आंसर विल अराइज. आपका फाइनल आंसर अराइज हो जाएगा. तो आपका 1,500 और 1 लाख टोटल आता है 1,01,500. उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1,05,560. तो लॉटरी पर वही 1,500, हाउस प्रॉपर्टी 0 और शॉर्ट टर्म 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए टोटल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. तो कहते हैं फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीज is utilized against income chargeable to tax at slab rate, that is house property. However, the balance shall not be utilized against short term under section 111A as Mr. Anirudh is a non-resident. Further, deduction under section 80D is not available under section 115 BAC. आपको पता है डिडक्शन का बेनिफिट 115 BAC में नहीं मिलता है. हाँ जी गाइस, कैसा लगा द रेट्स ऑफ special incomes which are taxable at a specific rate irrespective of the fact whether the assessee is following the old regime or the default tax regime. मजा आया? आज का सेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज के सेशन का प्रैक्टिकल पोर्शन इज व्हाट नाउ आई हैव टेकन केयर ऑफ गाइस. प्रैक्टिकल पोर्शन मैंने करा दिया है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द थ्योरेटिकल पोर्शन गाइस. और थ्योरेटिकल पोर्शन में आज, हाँ जी गाइस, थ्योरेटिकल पोर्शन में आज हमें जो कुछ केसेस हैं जिन्हें अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा. अनडिस्क्लोज इनकम का मैं एक छोटा सा पोर्शन ही पिछले सेशन में करवा पाया था. बचा हुआ पोर्शन इज व्हाट आई एम गोना हेल्प यू आउट इन टुडेज सेशन. आ जाओ भाई. अनडिस्क्लोज इनकम कौन कौन सी मानी जाती है? सर आईडीटी डीटी खत्म करने के बाद पढ़ना चाहिए या डीटी आईडीटी साथ में पढ़ना चाहिए? साथ में भी पढ़ सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप दिन में कितने घंटे दूसरे सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं. दोनों अलग अलग हैं उत्सव बेटा, और आप चाहो तो साथ में भी कर सकते हो. उसका डीटी का आईडीटी से कोई लेना देना नहीं है. तो आप अगर दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो या 2 ही सब्जेक्ट कर रहे हो तो यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली. और अगर आपको लगता है कि आप 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं और उसके साथ टैक्स कर रहे हैं, देन डू 1. बट मेक श्योर कि एटलीस्ट यू आर डूइंग 7 क्लासेस इन अ वीक, क्योंकि डीटी एंड आईडीटी मतलब टैक्सेशन पेपर नंबर 3 इज द लॉन्गेस्ट पेपर, इज द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट.
ओके उत्सव बेटा, आ जाओ भाई। अनडिस्क्लोज इनकम जिस पर आप सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, जिसे सरकार एट अ हायर रेट ऑफ 78% लगाती है without any exemption limit, and there will be no losses that will be allowed to be set off from such undisclosed income. तो सरकार ने कहा वो कौन कौन सी हैं जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानी जाएंगी। सबसे पहला, द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिसमें सबसे पहला आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट गाइस, सेक्शन 68 ये क्या बोलता है कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पैसा आया, लेट्स से हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त उत्सव, उत्सव के बुक्स ऑफ अकाउंट में 15 लाख रुपए पैसा आया है। ऐसा नहीं है उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अब मोदी जी ने आके पूछा, उत्सव ये 15 लाख रुपए कहां से आए? उत्सव कहता है मोदी जी ये 15 लाख किसी ने दिए होंगे। मोदी जी कह रहे हैं ओ भैया ये कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है, मुझे बताओ किसी ने दिए होंगे। कह रहे दिमाग पे जोर डालो, नहीं तो इस पर 78% टैक्स लग जाएगा। दिमाग पर जोर डालो, नहीं तो अभी 78% टैक्स लगा दूंगा अंडर सेक्शन 115 बीबीई। हाँ जी, वो कहता है एक सेकेंड रुक जाइए, ऐसे कैसे 78% लगा देंगे मोदी जी? हाँ याद आया। कहते हैं अच्छा बताइए क्या याद आया? कह रहे ये तो मेरे को राठी जी ने दिया है, मेरे दोस्त हैं, जानकार हैं, उनसे बिजनेस के लिए मेरे को पैसों की जरूरत थी तो मैंने एज ए लोन लिया है। कह रहे पक्का? अरे मोदी जी आप बोलो तो आपकी कसम खा लेते। कह रहे हाथ नीचे रख, सिर पे हाथ रख रहा है, मेरी कसम खा रहा है, पक्का राठी से मंगाया है ना? तो दोस्त है आपका, दोस्त है, छठी बड़ी फ्रेंड, बगल वाली गली में रहता है। अच्छा पास में रहता है, लो बुला लो उसे। मोदी जी कहते हैं लो बुला लो उसे। मैंने कहा, उत्सव कहता है अरे ऐसे तो फ्री थोड़े ना बैठे रहते हैं, कोई भी आपके लिए है, बुला लो उसे। कह रहे फोन मिलाइए। उत्सव ने फोन मिलाया मेरे को, कह रहे अरे राठी जल्दी घर पर आइए यार, ये मोदी जी आ गए, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, पीछे पड़ गया मेरे, डरा रहे, तू आ जा मेरे पास यार, बचा मेरे को। अब मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा अरे क्या हुआ मोदी जी, क्यों बेचारे को डरा रहे हैं? कह रहे ये इसके बुक्स में 15 लाख रुपए मिले हैं और ये ऐसा कह रहा है कि आपने 15 लाख रुपए दिए हैं। इतने में उत्सव वहां से कहता बोल दे। मैंने कहा हाँ जी दिए तो। कह रहे आपने 15 लाख दिए, पक्की बात है? अरे यार कमाल करते हैं मोदी जी, आपको अच्छा उम्र हो गई है, सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से। हाँ भाई मैं नहीं दिए 15 लाख रुपए। कह रहे आपके पास कहां से आए 15 लाख? गुड क्वेश्चन मोदी जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप अब ये पूछ रहे हैं, हाँ मैं वही पूछ रहा हूं जो राठी जी आपने अपने दोस्त उत्सव को 15 लाख रुपए दिए, वो आपके पास कहां से आए? मोदी जी कह रहे हैं इधर उधर क्या देख रहे हैं, बोलिए। इतने में दोस्तों मैं खाना खाकर आया था तो मेरे उसे डकार निकल गई। मोदी जी कह रहे हैं प्याज खाइए बहुत सारी है। अब छोला भटूरा खाया था ना, तो छोले भटूरे के साथ प्याज तो अच्छी लगती है। आप क्या कहते हैं मोदी जी इस बारे में? प्याज खाने का अलग ही टेस्ट आता है उसके साथ लस्सी और ले लो तो आधा एक घंटे में तो झपकी लग जाती है। मोदी जी कह रहे फालतू बातें नहीं करिए, ये बताइए 15 लाख रुपए कहां से आए? ये 15 लाख रुपए कहां से आए आपके पास? ना वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाया उत्सव, ना मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाया जिससे उसने लोन लिया है। तो क्या मोदी जी मानेंगे कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम ही है? द आंसर इज यस। कहते हैं वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द असेसी एंड द असेसी ऑफर्स नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। जब उत्सव से पूछा गया कि भाई साहब तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया, तो वो भी बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में था, तो वो उसको आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मान ली जाएगी। However, where the sum so credited consists of loan or borrowing or any such amount by whatever name called, any explanation offered by the assessee shall not be deemed to be satisfactory if the person in whose name such credit is recorded also offers no satisfactory explanation.
सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि अगर आपने, जैसा कि उत्सव ने अपने बुक्स में दिखाया, अरे याद आया कि मैंने राठी जी से 15 लाख रुपए लिए हैं और मेरे को बुलाया गया और मेरे से पूछा गया कि आपने जो उत्सव को दिए हैं 15 लाख रुपए, वो आपके पास कहां से आए? आपके पास होंगे तो आप दोगे ना। और जिसका मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो क्या उसे भी अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया जाएगा? विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी अनडिस्क्लोज इनकम? The answer is yes, that will also be considered to be undisclosed income. All right, guys. अच्छा point था, point number 1. Did you guys enjoy point number 1, everyone? आ जाओ भाई, next. Unexplained or understated investments. आपके घर पे ज्वेलरी पाई गई, आपसे कहा भाई साहब ये ज्वेलरी पाई गई, गोल्ड पाया गया है, बताइए बताइए ये गोल्ड आपके पास कहां से आया और इस गोल्ड को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, जिसका आप कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो क्या उसे भी अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया जाएगा? विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी अनडिस्क्लोज इनकम? आया ना? यस, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अनडिस्क्लोज इनकम, उसे भी अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। तो कहते हैं वेयर एन असेसी has made investments which are not recorded in the books and the assessee offers no satisfactory explanation. पता चला आपने एक लैंड खरीद रखी है अपने नाम पर, मोदी जी ने कहा ये लैंड आपके नाम पर है राठी जी, मैंने कहा हाँ जी, कोई दिक्कत है जमीन खरीदना अपने देश में, कोई गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन लैंड खरीदने के लिए पैसा कहां से आया आपके पास? आपने कोई लोन तो ले नहीं रखा है। मोदी जी ये जो पैसा आया ना, वो क्या किया मैंने? पैसा आया कह रहे हैं, ये कैसी लैंग्वेज है, पैसा आया कर रहे हैं, कहां से आया ये बताइए? क्योंकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से तो आपकी इनकम बनती ही नहीं है। जिस हिसाब से आपने 50 लाख की जमीन खरीद रखी है, साल भर में 2 लाख की इनकम दिखाते हैं, लोन आपने ले नहीं रखा, तो आपने 50 लाख की जमीन खरीदी, तो खरीदी कैसे? मैं क्या हगला क्या रहे? बताइए कहां से आया? करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हाँ जी, क्या क्या मोदी जी दोस्तों उसे अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे? हाँ जी, उसे अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी गाइस, जैसा कि दोस्तों मैंने कल एग्जांपल लिया था दोस्तों, आप लोगों ने याद होगा जब मैं अनडिस्क्लोज इनकम को समझा रहा था कि उज्जवल के घर से सोफा फाड़ा 1 करोड़ रुपए निकला, उसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी। यू कैन नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई 1 करोड़ वाज केप्ट इन अ सोफा। ऑल राइट, so where the assessee is found to be the owner of any money, bullion, jewelry or any valuable article and the same is not recorded in the books and the assessee offers no satisfactory explanation, so in that case, in that scenario guys, उसे क्या बोलेंगे? अनएक्सप्लेन्ड मनी बोलेंगे। अगर आपके घर से कोई भी पैसा, ज्वेलरी, बुलियन मिलता है जिसका आप कोई भी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, तो उसे क्या माना जाएगा? व्हाट विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी undisclosed income, and will that undisclosed income be liable to tax at a very humongous rate of 78%? The answer is yes. Unexplained expenditure. अब लेट्स से यूनिस अपनी फैमिली के साथ दुबई घूमने जा रहा है या दुबई घूमकर आया है। अब मेरे को बताइए, यूनेस अपनी साल भर की इनकम दिखाता है 1 लाख रुपए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे डाल रहा है बुर्ज खलीफा के साथ, ऐसे खड़े होके ऐसे फोटो खींचवा रहा है। मोदी जी आए, कहते हैं भाई साहब ये आप दुबई होकर आए? कह रहे आए, शानदार। मोदी जी कब हिंदुस्तान को दुबई जैसा बनाओगे? कह रहे जब आप जैसे लोग हिंदुस्तान से चले जाएंगे। कह रहे क्या मतलब? कहते हैं आप दुबई जैसी, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, वहां पर आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे बुर्ज खलीफा की टोपी पर ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ टैक्स देने के नाम से जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती। इनकम टैक्स रिटर्न भर रखी है भाई ने 1 लाख रुपए की, जबकि आना जाने का खर्चा 2 लोगों का खुद का 1 लाख रुपए। जो आपने खर्चा किया इसके लिए पैसे कहां से आए आपके पास?
ये जो पैसे आए ना, ये मेरे चाचा ने, हाँ वही आपके चाचा ना जो 80,000 रुपए की इनकम दिखाते साल की, ने नहीं दिए हैं, ऐसा बोल रहा था। ये जो पैसे मेरे घूमने के लिए मेरे चाचा ने नहीं दिए। ये क्या सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन था? मेरे को बताइए, ये कितना गजब एक्सप्लेनेशन दिया यूनुस ने। अच्छा, चाचा ने नहीं दिए हैं, तो किसने दिए हैं? हाँ, आपको भी डकार आ रही होगी और आप भी हकलाना चालू कर दीजिए, जैसे राठी जी पिछले एग्जाम्पल में हकला रहे थे। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। मोदी जी कुछ सोचने तो दीजिए। हैं, छुपन छुपाई भी खेलते हैं तो डेनर भी आंख बंद करके 10 सेकंड तक काउंट करता है। आप यहां कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ है ही नहीं आपके पास। अगर हम आपको 2 मिनट भी दे दें, 2 मिनट भी दे देंगे तो भी कहां आप बोल पाएंगे, क्योंकि आपका ये काला धन था जिसके थ्रू आप घूम कर आ गए दुबई। समझ रहे हैं गाइस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो सरकार ने कहा वेयर एन असेसी has incurred any expenditure and he offers no satisfactory explanation about the source of such expenditure, तो उसे क्या माना जाएगा दोस्तों? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर माना जाएगा, अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी, एंड दैट विल बी लायबल टू टैक्स एट अ रेट ऑफ 78%। पहले 4 पॉइंट कौन कौन से हैं गाइस? सबसे पहला, कैश क्रेडिट। आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है कि पैसा आया है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं पैसा कहां से आया। या अगर आपने किसी से लोन लिया है और जिससे लोन लिया उससे पूछा गया कि भाई साहब आपने जो लोन में पैसा दिया है वो आपके पास कहां से आया, और उसका वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सरकार उसे अनडिस्क्लोज इनकम मानेगी। अनएक्सप्लेन्ड अंडरस्टेटेड इन्वेस्टमेंट, undisclosed income, money, unexplained money, undisclosed income, and unexplained expenditure, undisclosed income. Last point guys of undisclosed income, amount borrowed or repaid on account of hundi. हाँ जी guys, hundi is a form of borrowing guys. ये दोस्तों छोटे एरियाज में चलती है, जिसे दोस्तों क्या बोला जाता है? किटी नहीं, एक इसका नाम होता है, बार बार मैं नाम भूल जाता हूं, हर बैच में पढ़ाते हुए ये नाम भूल जाता हूं दोस्तों। किटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो बताइएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नो, नॉट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट इज मोर लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से 10 लोग हैं, एक दूसरे के जानकार हैं दोस्तों, और वो 10 लोग दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को 10-10 हजार रुपए लेकर आते हैं। अब टोटल 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। जिसको उस टाइम उन पैसों की जरूरत होती है वो 1 लाख रुपए ले जाता है। जिसको 1 लाख रुपए की जरूरत होती है वो 1 लाख रुपए उस दिन ले जाएगा, वो अगले 10 महीने कंट्रीब्यूट करेगा 10-10 हजार। लेकिन दिस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ बोरोइंग कि जिसको पैसों की जरूरत है वो ले लेगा। अब इन दिस सिनेरियो वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी, आपने पैसा बोरो किया, लेकिन अदरवाइज देन थ्रू बैंकिंग चैनल्स, अगर आपने बैंकिंग चैनल, सब लोगों ने 10-10 हजार रुपए का आपको यूपीआई से स्कैन करके दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैश में दिया है, दोस्तों, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, व्हाट विल दैट बी कंसिडर्ड एज? उसे क्या माना जाएगा? उसे अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पैसा आपको मिला है उसका पैसे देने वालों का भी कोई सोर्स नहीं है। टिकट निकलती है, टिकट तब निकलती है बेटा जब 3-4 लोग बोले भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो वो पर्ची बना लेते हैं भाई, और पर्ची में जिसका नाम निकलेगा उसे 1 लाख रुपए उस महीने दे दिए जाएंगे। कमिटी, यस, कमिटी इज द वर्ड उज्जवल, बिल्कुल सही, मैं किटी कर रहा था, कमिटी इज द वर्ड। तो इन दैट सिनेरियो सरकार ने कहा वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड अदर देन अकाउंट पे चेक, द अमाउंट सो बोरोड शैल बी डीम्ड टू बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसे भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लिया जाएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? ये पांचों पॉइंट्स एक बार खुद से रीड आउट करिए गाइस, जस्ट रीड इट आउट वंस, एक बार खुद से रीड आउट करिए।
पढ़ा? पढ़िए गाइस, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे लिखेंगे गाइस द बेटर इट वुड बी। अच्छा गाइस, आज जो मैंने वो वाली टेबल पूरी करवाई थी जिसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर राइटिंग इट डाउन। इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन, आई एम सॉरी टू से वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। लिखना बहुत जरूरी है गाइस, वी ऑल हैव टू पेन इट डाउन। लिखेंगे नहीं जब तक काम नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लिखना बहुत जरूरी है गाइस, रीड इट आउट, रीड आउट द पॉइंट्स। अब जो अनडिस्क्लोज इनकम के पॉइंट्स है ना, उनकी आप हेडिंग भी लिख लीजिएगा गाइस एक बार को। अगर सिर्फ हेडिंग भी लिख लेते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, अनएक्सप्लेन्ड मनी है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसमें आपको यही लिखना है कि असेसी ने इन्वेस्टमेंट्स पाए जिसका आप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, असेसी ने पैसा पाया जिसका आप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, असेसी ने देखा कि आपने खर्चा किया है जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन बन जाएगी आपकी। समझ रहे हैं गाइस? एवरीवन, एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं। पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31। हाँ जी गाइस, सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन आप लोग जानते हैं दो तरीके के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। इंडिविजुअल नेचुरल की कैटेगरी में आता है, रेस्ट ऑल ये सारे के सारे B2G। ये वैसे सेक्शन 4 का हिस्सा है लेकिन उस दिन पढ़ना रह गया था तो बस रीड आउट करवा देता हूं, बाकी सब आर्टिफिशियल में आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग LLP, लोकल अथॉरिटी, an association of persons or body of individuals whether incorporated or not, and every artificial person not covered above. All right guys, ये बाकी सारे आपके कौन से हैं? ये आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये मैंने लिखवाया था, टेबल में लिखवा दिया था, रीड आउट नहीं हो पाया था, तो बस वही मैं यहाँ पे रीड आउट करवा रहा हूं। असेसमेंट ईयर हम लोगों ने कर लिया था गाइस। मजा आया गाइस आज के सेशन में? डिड यू गाइस एंजॉय today's session? Any doubt whatsoever, I'll be happy to help you out. अगर आप लोग कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो डाउट पूछिए फटाफट, before I take you on with the quick recap of what we have done into today's session. आज जो हम लोगों ने किया उसका रिवीजन करेंगे, या चलो पहले रिवीजन कर लेते हैं, जब तक फिर आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। हर रोज एक थ्योरेटिकल टॉपिक, एक प्रैक्टिकल टॉपिक, एक थ्योरेटिकल टॉपिक, एक प्रैक्टिकल टॉपिक। आज हम लोगों ने वो जो टेबल पर काम किया है दोस्तों, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेंडेड टेबल अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2024, FA 2024। आ जाइए गाइस, ये वाली टेबल, incomes which are taxable at a specific rate irrespective of the regime being followed. पहला दोस्तों, long term capital gains under section 112 on unlisted shares या shares of a private company by non-resident assessee 22nd जुलाई तक 10% without indexation and currency fluctuation, और 23rd जुलाई से 12.5% without indexation and currency fluctuation. अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 112 में आते हैं, तो 22 जुलाई 2024 तक 20% विद इंडेक्सेशन और 23 जुलाई से 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है अबव 1,25,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है अबव 1,25,000. 22 जुलाई तक 10%, 23 जुलाई से दोस्तों 12.5%. ये 1,25,000 की जो लिमिट है गाइस, ये पूरे साल भर की लिमिट है. ये दोनों इनकम्स को मिला के है, बी इट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रियलाइज्ड बिफोर 22 जुलाई और आफ्टर दैट. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 22 जुलाई तक 15%, 23 जुलाई से 20%. And lottery income, casual income under section 115 BB and net winnings from online gaming 115 BBJ, ये आपका 30% पर है विदाउट एनी. इन पर कोई भी दोस्तों एग्जेम्पशन या स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं है.
अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक रेसिडेंट असेसी हैं गाइस, तो अगर आपकी फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज अनयूटिलाइज, अगर आपकी फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पूरी की पूरी यूज नहीं हो पाती है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, व्हाट इज गोना हैपन, कैन यू यूटिलाइज इट फ्रॉम इनकम which have specific rate of tax other than lottery? तो क्या आप 112, 112A, शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A में से माइनस कर सकते हैं? कर सकते हैं, इन अ मैनर विच इज मोर बेनिफिशियल टू यू। नॉन रेसिडेंट्स को अलाउड नहीं है, नॉन रेसिडेंट्स को अलाउड नहीं है। उसके बाद दोस्तों आज हम लोगों ने एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी किया, अनडिस्क्लोज इनकम, जिसको हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था। उसमें 5 केसेस हैं जिन्हें अनडिस्क्लोज इनकम, जिन्हें क्या माना जाता है दोस्तों, अनडिस्क्लोज इनकम माना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों आपका कैश क्रेडिट। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा आया है, सरकार ने पूछा कहां से आया, जिसका आपने कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या आपने अगर किसी से लोन लिया है और हमने जिसने ये लोन दिया उससे पूछा भाई तेरे पास पैसा कहां से आया जो तुमने इंसान को लोन दिया, जिसका वो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, उसे भी अनडिस्क्लोज इनकम मानेंगे। अनएक्सप्लेन्ड या अंडरस्टेटेड इन्वेस्टमेंट, या तो आपने इन्वेस्टमेंट दिखाए नहीं है या दिखाए तो कम वैल्यू के दिखाए, तो जितना आपने सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए उसको अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है कि आपके घर से पैसा, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स पाए गए जिसका आप कोई सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अनएक्सप्लेन्ड मनी। आपने कुछ खर्चा किया, आपने कुछ खर्चा किया और जिसका आप सोर्स नहीं दे पा रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, अगर आपको कोई भी तरीके से पैसा मिला है अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, तो इन दैट केस दोस्तों उसे जो द अमाउंट सो बोरोड विल बी कंसिडर्ड टू बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एंड ऑल द अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज लायबल टू टैक्स एट a specific rate of 78% without any exemption, and there are no losses that can be set off on from undisclosed income. All right guys, तो आज का सेशन फिर यहीं तक रखेंगे। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। यू गाइज आर फ्री टू आस्क मी एनी डाउट। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज बस यही होमवर्क है गाइज कि आप लोगों को वो टेबल अपने रजिस्टर में बनानी है, एंड यू विल हैव टू राइट डाउन दीज हेडिंग्स ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अपनी हेडिंग्स जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की है वो लिखनी होगी गाइज। ओके एवरीवन, चलो जी गाइज, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द सेशन। अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।